जंगल की आवाज एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है नेचुरलिस्ट फाउंडेशन की ओर से, जिसमें हम आपको करीब लाएंगे सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण के। यह सीजन 2 एपिसोड 3 है, जो 8 अगस्त को प्रसारित होगा। आपके साथ मैं अंजलि त्रिपाठी, एक पर्यावरण प्रेमी और एक विद्यार्थी हूँ, और आज की आपकी होस्ट भी। आज के पॉडकास्ट में हम पहले बात करेंगे कैसे 3 वेबसाइट जो एनवायरमेंट रिलेटेड अवेयरनेस फैला रही थी, उन्हें बिना किसी कारणवश ब्लॉक कर दिया गया था। आगे बढ़ते हुए हम म्यांमार में पेंगोलिन और टाइगर की फार्मिंग के बूस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। फिर आखिर में हम मेडागास्कर लेमर के एक्सटिंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आप विभिन्न समाचारों में सुन रहे होंगे कि कुछ वेबसाइटों को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है और उन पर पुलिस द्वारा विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। तो आज उसी के बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। जिन 3 वेबसाइटों को सेंसर किया गया था वे फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, लेट इंडिया ब्रीथ और देयर इज नो अर्थ भी है। 29 जून को लेट इंडिया ब्रीथ की वेबसाइट इनएक्सेसिबल थी। बता दें कि लेट इंडिया ब्रीथ एक वॉलंटियर नेतृत्व वाला आंदोलन है जो मानता है कि भारत में एक मजबूत व्यवस्था, पर्याप्त संसाधन, कई मुद्दे हैं जिन्हें हम हल करने वाले हैं और नागरिक ही उन मुद्दों को हल कर सकता है। यह एक आंदोलन है जो सरकार को दिन प्रतिदिन की समस्याओं से समाधान के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में विश्वास करता है और उनमें से अधिकांश पर्यावरण से संबंधित है। यह विचार किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि स्वयंसेवकों की पहल है जो एक तरह से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकार की इनएक्शन से तंग आ चुके हैं। यह नागरिकों का एक समूह है जो विद्रोह के बजाय कार्रवाई चाहते हैं। अपनी शुरुआत के बाद से वेबसाइट ने 10 लाख नागरिकों के साथ सूचना संसाधन और एंगेजमेंट की जगह के रूप में काम किया। 8 जुलाई को दिल्ली साइबर क्राइम यूनिट ने एंड्योरेंस डोमेन टेक्नोलॉजी LLP को एक नोटिस भेजा, जिसने इन पर्यावरण वेबसाइटों में से कुछ को यह कहते हुए संभाला कि वेबसाइट में आपत्तिजनक सामग्री और गैर कानूनी गतिविधियों या आतंकवादी अधिनियम को दर्शाया गया है जो शांति, सोवरेनिटी के लिए खतरनाक है। भारत ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 18 के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध है। एंड्योरेंस डोमेन टेक्नोलॉजी LLP के नोडल अधिकारी को संबोधित करते हुए नोटिस में कहा गया है, अब आप एक इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर है। आपकी यह वेबसाइट रिलीजियस हेट्रेड को प्रोत्साहन देती है और इसके कारण पनिशेबल है US 18 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ते समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 सेक्शन 18 अनलॉफुल एक्टिविटीज में से। 10 जुलाई को फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया को बिना कोई कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया। उसी दिन जियो और BSNL नेटवर्क पर देयर इज नो अर्थ को इनएक्सेसिबल बना दिया गया था। फ्राइडे फॉर फ्यूचर एक जलवायु परिवर्तन आंदोलन है जो अगस्त 2018 में शुरू हुआ और तब से काफी बढ़ गया है। आंदोलन की शुरुआत 16 वर्षीय स्वीडिश लड़की ग्रेटा थनबर्ग ने की थी। राजनीतिक नेताओं द्वारा एक स्थायी भविष्य के लिए वर्तमान क्लाइमेट चेंज नीतियों में सुधार करने की मांग करने के लिए उसने सामान्य स्कूल के घंटों के दौरान हर शुक्रवार को स्वीडिश संसद के बाहर अकेले ही विरोध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई बच्चे उसके साथ इस विरोध में आने लगे और उससे प्रोत्साहित होने लगे और अब हजारों की संख्या में न केवल छात्र और युवा बल्कि एडल्ट भी क्लाइमेट चेंज विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं जो हर शुक्रवार को होते हैं। 2018 के बाद से यह आंदोलन लगभग 125 देशों में फैल गया है, जहां हर शुक्रवार को स्कूल हड़ताल कर रहे छात्रों
और हर 3 महीने में एक बड़ी वैश्विक हड़ताल होती है। स्कूल स्ट्राइक का मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्तर पर राजनीतिक नेताओं से आग्रह करना है कि वे क्लाइमेट चेंज पर IPCC द्वारा दी गई सिफारिशों का पालन करें। फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया की शुरुआत युवा भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा की गई थी। यह एक अम्ब्रेला जैसा है जिसमें कई क्षेत्रीय अध्याय या दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर देकर और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करना की नीति निर्माताओं पर नैतिक दबाव डालना है। यह एक आंदोलन है और एक संगठन नहीं, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दलों या उद्योगों के प्रति कोई झुकाव नहीं है और वह जलवायु न्याय चाहते हैं। स्वयंसेवक अपने भविष्य को बचाने के लिए हड़ताल करते हैं। हालांकि इसके युवाओं ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को एम्पावर किया है जो भी इस आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। उनका मिशन भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की स्थिरता को सुरक्षित रूप से सांस लेने के लिए सुरक्षित करना है। आंदोलन उत्पीड़न की व्यवस्था को चुनौती देता है। यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, पैट्रियार्की, कास्टिज्म और रेसिज्म की प्रणाली को खत्म करना होगा। आंदोलन में एक नेता नहीं है और इसके बजाय कई व्यक्तियों ने अपने हित के क्षेत्र में काम किया है। यह स्वदेशी लोगों, मार्जिनलाइज्ड के समुदाय, LGBTQ+ समुदाय और महिलाओं की आवाज को सामने लाने का भी प्रयास करता है। यह एक अहिंसक आंदोलन है जो शांतिपूर्ण हमलों या विरोध में विश्वास करता है। देयर इज नो अर्थ भी एक खुला समुदाय है जो 2018 में उन लोगों ने बनाया था जो पृथ्वी को बचाने के लिए भावुक थे। समुदाय सही कार्यों को करने और सही कार्यों के माध्यम से गलत करने वाले को महसूस कराने के लिए प्रेरणादायक परिवर्तन के गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है। समुदाय ने पूरे भारत से 8 टन कचरे को साफ करते हुए 192 क्लीन अप भी किए हैं। वेबसाइट में ऐसे उपकरण शामिल थे जो संबंधित नागरिक पर्यावरण के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग कर सकते थे। जब नोटिस सार्वजनिक हो गया और नाराजगी हुई तो डिप्टी कमिश्नर एनिश रॉय ने कहा, नोटिस में प्रश्न अनजाने में कानून के संबंधित वर्गों के साथ ईमेल पर भेजा गया था। उनकी डोमेन होस्टिंग सेवा द्वारा नोटिस के अनुसार कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर साइटों को ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें EIA 2020 जैसे विषय पर एक साथ बहुत सारे मेल प्राप्त हो रहे हैं। 12 जुलाई को साइबर क्राइम यूनिट ने टाइपोग्राफिकल एरर होने का एहसास होने के बाद अपना नोटिस वापस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर एनिश रॉय ने बाद में कहा, उचित धाराओं के तहत संशोधित नोटिस धारा 66 IT संबंधित संस्थाओं को भेज गया था। साइटों को भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज और दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा नोटिस के कारण ब्लॉक कर दिया गया था। साइटों पर UAPA जैसे विभिन्न आरोप लगाए गए थे। पहला, वेबसाइट पर गैर कानूनी गतिविधियों जो भारत की शांति, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को बिगाड़ सकती है, आपत्तिजनक सामग्री या गैर कानूनी गतिविधि। फिर वेबसाइट में धार्मिक घृणा सामग्री शामिल है। UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक आतंकवाद विरोधी अधिनियम। चेन्नई के एक FFF स्वयंसेवक जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया के डिजिटल टास्क फोर्स में से भी हैं, यूएन एव्स ने कहा, हमें DCP अवनेश के रूप में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को कई मेल भेजना इस कारण के लिए IT अधिनियम की धारा 66 के तहत बुक किया गया था। यह धारा 66A के तहत आता है जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था और अब यह कानून नहीं है। इसे भी बाद में वापस ले लिया गया। दोनों आरोपों में हमारी कानूनी टीम के अनुसार कानूनी स्थिति नहीं थी।
मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उनके द्वारा चुने गए लोक सेवकों को शिकायत भेजना जनता का एक कार्य है और उनका अधिकार है, ना कि कोई षड्यंत्र है। 13 जुलाई को 3 साइटों द्वारा सार्वजनिक बयान जारी किए गए। साइटों ने अपने डोमेन से किसी भी मुद्दे को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई पोस्ट तकनीकी समस्या निवारण के बाद उन्हें डोमेन सेवा प्रदाता और डोमेन रजिस्ट्रार द्वारा सूचित किया गया कि साइटों को अधिकारियों द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद 3 साइटों ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF से संपर्क किया ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके। उन्होंने IFF की मदद से विभिन्न RTI को विभिन्न मंत्रालय को दायर किया और साथ ही उनसे कानूनी सहायता भी प्राप्त की। डिजिटल सेंसरशिप के कई दिनों के बाद भी 3 साइटों को रुकावट का कारण अभी भी सूचित किया गया नहीं है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, जिसे IFF कहा जाता है, एक भारतीय डिजिटल संगठन है जो टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के रूप में सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक संविधान द्वारा गारंटी के रूप में इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र स्वतंत्र भाषण, डिजिटल निगरानी, प्राइवेसी और शुद्ध न्यूट्रलिटी भी है। वे सार्वजनिक अभियान भी चलाते हैं। संस्थापक मूल रूप से SaveTheInternet.in एक अभियान पर थे और एक प्रभाव बनाने के लिए उन्होंने एक संगठन स्थापित किया। यह संगठन नई दिल्ली में एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसे भारतीय इनकम अधिनियम की धारा 12A और 80G के तहत छूट दी गई है। 16 जुलाई को धारा 66 के तहत संशोधित नोटिस IT अधिनियम को भी वापस ले लिया गया, क्योंकि वेबसाइट ने द हिंदू द्वारा रिपोर्ट किए गए ईमेल के साथ बदलाव किए थे। हालांकि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि उन्हें अभी भी निकासी नोटिस की प्रतियों की प्राप्ति नहीं हुई है। 22 जुलाई को तीनों साइट्स ने IFF की मदद से दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब भी दिया। दिल्ली पुलिस ने तब दावा किया था कि सभी आरोपों में एरर्स थे और वे सरकारी ईमेल अकाउंट को स्पैम कर रहे थे, इसलिए वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया था। नोटिस वापस ले लिया गया है, लेकिन 24 जुलाई तक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान या अपडेट नहीं दिया गया। 24 जुलाई को रिस्टोर होने के बाद सबसे पहली वेबसाइट थी फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, जिसके बाद letindiabreathe.in और आखिर में देयर इज नो अर्थ भी। फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया की कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता ने कहा, न तो वेबसाइट के स्वयंसेवकों और न ही डोमेन सेवा प्रदाताओं को इसकी अनब्लॉकिंग के बारे में दिल्ली पुलिस ने कोई और संवाद प्राप्त किया। EIA 2020 की आपत्तियों के संबंध में जागरूकता अभियान के चरम समय के दौरान साइटों को ब्लॉक कर दिया गया था। साइटों के पास रिसोर्सेज थे जो नागरिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को मेल के माध्यम से अपनी EIA आपत्तियों में भेजने के लिए उपयोग कर सकते थे। सरकार ने स्वयं मार्च 2020 में कंसल्टेशन प्रक्रिया को आमंत्रित किया। द क्विंट की एक जांच से पता चला है कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने स्वयं के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ओवरराइड करके EIA 2020 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए कम समय दिया था, जबकि अधिकारियों ने प्रतिक्रिया के लिए अंतिम तिथि होने चाहिए 10 अगस्त 2020 का सुझाव दिया था। उन्होंने कथित तौर पर प्रतिक्रिया समय को 40 दिन तक रोक दिया था और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की थी। यहाँ तक कि यह पहली कट ऑफ तारीख से एक एक्सटेंशन था जो कि 22 मई को जावड़ेकर द्वारा निर्धारित किया गया था। इसे कई लोगों द्वारा कंटेंट कानून के खिलाफ किसी भी आलोचना को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।
पर्यावरण वेबसाइट ने कहा कि वे संबंधित नागरिकों को अपनी आपत्तियों का ऑब्जेक्शन तैयार करने और भेजने के लिए सामग्री प्रदान करते थे। मंत्री द्वारा प्राप्त कई ईमेल केवल यह कहते हैं कि नागरिक पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं और EIA 2020 का ड्राफ्ट पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे कार्यों से चुने गए मंत्रियों और पुलिस की जिम्मेदारी की कमी का संकेत मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ नागरिकों की सरल जुड़ाव को आपत्तिजनक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। आज के समय में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन की तरह देखे जा रहे हैं। विकास करने के लिए प्रकृति को नष्ट करना होगा या पर्यावरण विकास को होने नहीं देगा। यह समय है कि हम उन तरीकों को पता लगाएं जिनके साथ यह दोनों कोएग्जिस्ट कर सके और हमें उन तरीकों को पता लगाना चाहिए जो विकास को रोक नहीं पाएंगे और साथ ही साथ पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा। यह कार्य तभी किया जा सकता है जब सरकार और नागरिक एक साथ काम कर रहे हो। सरकार को यह महसूस करने की ज़रूरत है कि यह नागरिक ही तय करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। उन्हें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि वे लोगों के प्रतिनिधि के रूप में लोगों द्वारा चुने गए हैं। निर्वाचित होने का मतलब यह नहीं है कि वे केवल कुछ पैसों के लाभ के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। EIA 2020 एक ड्राफ्ट है जो न केवल पर्यावरण को खतरे में डालेगा बल्कि स्वदेशी लोगों को और यहाँ तक कि आप और मेरे जैसे लोगों के जीवन को भी जल्द ही खतरे में डाल देगा। जलवायु परिवर्तन पहले से ही दुनिया भर में बहुत भारी समस्या पैदा कर रहा है। यह कहना गलत है कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है जब वैज्ञानिक डेटा स्पष्ट रूप से कहता है कि यह यहाँ से खराब होने वाला है। अगर हमने EIA 2020 ड्राफ्ट को आगे बढ़ने दिया तो यह सुनिश्चित है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज और हमारे ऊपर असर होगा। म्यांमार, जो एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है, वन्य जीवों की अवैध तस्करी का केंद्र है, क्योंकि पड़ोसी देश चीन की भारी मांग वहां का व्यापार फल फूल रहा है। रिपोर्टों के अनुसार म्यांमार के इस वन्यजीव तस्करी के कारोबार का दुनिया भर में $20 बिलियन का अनुमान है और इस तरह यह इतना व्यापक हो गया है। म्यांमार के वन विभाग ने 19 प्रजातियों के प्रजनन यानी ब्रीडिंग के लिए निजी चिड़ियाघरों को आवेदन करने की अनुमति दी है, जिनमें से 20 एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। संरक्षणवादियों और प्रकृति प्रेमियों ने म्यांमार के कानून में अचानक बदलाव के बारे में चेतावनी दी है, जिससे टाइगर, पेंगोलिन और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के कॉमर्शियल फार्मिंग की अनुमति मिलती है, जो दुर्लभ वन्यजीव उत्पादों के लिए चीन में ईंधन की मांग को और बढ़ा देगा। वन विभाग ने इसी जंगली प्रजातियों के अवैध शिकार और अवैध प्रजनन को कम करने में मदद करने का एक तरीका बताया। म्यांमार सरकार और यह वन विभाग द्वारा लिया गया निर्णय पेंगोलिन, हाथियों, विभिन्न गिद्ध यानी वल्चर प्रजातियों और बाघों जैसी विभिन्न लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड और गंभीर रूप से खतरे का कारण बनेगा, जहां म्यांमार में केवल 22 बाघ हैं। इन प्रजातियों के साथ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एवार्डी डॉल्फिन और सियामिस मगरमच्छ को उनके मांस और त्वचा के लिए भी रखा जा सकता है। WWF और फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ने एक संयुक्त बयान में कहा, वन्य जीवों में समांतर व्यापार बनाकर और जंगली जानवरों को उत्पादों की समग्र मांग को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीविक व्यापार दिखाया गया है। विशेषज्ञों को म्यांमार में व्यापार को विनियमित करने की क्षमता की कमी का भी डर है, जो जानवरों से मनुष्य में बीमारी फैलाने का खतरा बढ़ाता है और यहाँ तक कि अगला कोविड-19 भी बन सकता है। ग्लोबल वाइल्ड कैट कंजर्वेशन संगठन पैंथेरा के जॉन गुडरिच ने चेतावनी दी कि फार्मिंग जंगली नमूनों को लुभाने के लिए एक साधन भी प्रदान कर सकती है। इस प्रकार व्यापार को कम करने के लिए पुलिस के प्रयासों को और जटिल बनाती है। CITES कुछ एंडेंजर्ड प्रजातियों की बंदी ब्रीडिंग की अनुमति देता है, लेकिन केवल सख्त रेगुलेशंस के साथ। लेकिन म्यांमार के व्यापार को कम करने की क्षमता विवादित है।
कहते हैं पर्यावरण समूह जो डरते हैं कि देश थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के नक्शे कदम पर चलकर अपने वन्य जीव को जोखिम में डाल सकता है, जिन्होंने अपने वन्य जीव को खो दिया है। वन विभाग ने कहा कि नई सूची कानून के पूर्ण पालन में और संरक्षण समूहों, शिक्षावादियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई थी। संरक्षणवादियों को डर है कि नियम बदलने से म्यांमार में अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करने के लिए जो भी प्रोग्रेस हुई है इतने वर्षों में, वो सबको जोखिम में डाल सकता है। समूह ने कहा कि FFI कैमरा ट्रैप द्वारा पकड़े गए दुर्लभ फुटेज से म्यांमार के जंगलों में प्रजातियों के खजाने की खोज का पता चला है और वह कहते हैं कि हमें उनकी रक्षा के लिए अब कुछ करना चाहिए। हाल ही में रीफ शार्क जो टॉप प्रेडेटर के रूप में दर्ज हुआ है, उसकी आबादी में गिरावट की खबर आई है। ये शिकारी अच्छी तरह से संपन्न समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं और इन पारिस्थितिक तंत्र की स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इन प्राणियों के लिए ज्ञात खतरों में मीट और पंखों को खाना, कोस्टल और मरीन हैबिटेट का डिग्रेडेशन, बाई कैचिंग, अनैतिक फिशिंग के तरीके और मीडिया के कारण होने वाली भ्रामक धारणा को भूलना नहीं हो, जिसमें वह शार्क को खतरनाक बीस्ट के रूप में प्रसारित करती है। हाल ही में दुनिया भर में हुए सर्वे के साथ यह पता चला है कि इन शिकारियों के संख्या में 19% जो कोरल रीफ्स पे डिपेंडेंट थे उस कारण विलुप्त हो गए हैं। 2015 में समुद्री बायोलॉजिस्ट डॉक्टर मिक हेथस और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डेमन चंपन ने अध्ययन के उद्देश्य से ग्लोबल फिनप्रिंट के संगठन के तहत एक परियोजना शुरू की जो दुनिया की रीफ शार्क प्रजातियों का स्टैंडर्डाइज सर्वेक्षण आयोजित करना था, जिसमें अध्ययन करने के लिए ग्रे रीफ शार्क, हैमरहेड शार्क, ब्लैक टिप, कैरिबियन रीफ शार्क ऐसे अन्य प्रजातियां शामिल थीं। यह रिसर्च 22 जुलाई 2020 को नेचर नाम के जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। पैसिफिक से बहामा तक के 58 देशों में 371 रीफ पर पानी के नीचे कैमरा लगाए गए थे। आसपास के शार्क को आकर्षित करने के लिए कैमरा के सामने 1.5 मीटर के टुकड़े से चारा लगाया गया था। 3 वर्षों के बाद टीम ने 371 ट्रॉपिकल रीफ से 18,000 घंटे के वीडियो फुटेज को रिव्यू किया और परिणाम यह आए कि 6 राष्ट्रों के किसी भी 69 चट्टानों यानी रीफ पर कोई भी शार्क नहीं मिले, जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। केन्या, वियतनाम, कतार और भारत जैसे देशों के साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कोई भी शार्क नहीं पाया गया, लेकिन हमेशा अंधेरे के समय में आशा की एक चमक है। जैसे कि विश्लेषण के साथ यह स्पष्ट था कि शार्क गायब होने की स्थिति में नहीं है। दुनिया भर में बहामा शार्क एबंडेंस में पाया गया। कारण यह था कि सरकार ने शार्क फिशरीज पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके कारण शार्क अच्छी नंबर में मौजूद थे वहां पर। यह शार्क्स उन जगह पर अच्छी तरह से पाए गए जहां रेस्ट्रिक्टेड कोरल रीफ्स हैबिटेट, मरीन सेंचुरी और प्रोटेक्टेड एरिया स्थित है। अन्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, मालदीव शामिल थे। डलहौसी विश्वविद्यालय के डॉक्टर एरन मैकनेल, जो प्रोजेक्ट के मुख्य लेखक भी हैं, उन्होंने एक कंप्यूटर मॉडल बनाया जिसने रीफ शार्क की रिलेटिव एबंडेंस की तुलना की, संभावित खतरों, पास के मानव निवास की संख्या और शार्क फिन बाजारों की दूरी जैसे कारकों का उपयोग किया। जिन स्थानों में सबसे बुरी हालत थी वह खराब मछली पकड़ने के नियम और गरीबी का उच्च स्तर है, जो बदले में इन मछली पकड़ने वाले समुदाय को इन गिरावट वाली आबादी का फायदा उठाने के लिए मजबूर करती है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें वास्तव में उन समुदायों के साथ काम करने की आवश्यकता है जो अभी भी उन समुदायों को प्रभावी ढंग से रीफ शार्क की रक्षा करने के लिए उपयोग भी किया जा सकता है। ये देश अपने पानी में अधिक शार्क देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ गियर प्रकारों को रेस्ट्रिक्ट करना और कैच करने पर लिमिटेशन लगाना, ऐसा
माइक चैफलिन कह रहे हैं। दुनिया की कई शार्क प्रजातियों को ओवरफिशिंग से थ्रेटन है, जिसे अक्सर उनके मीट और पंखों के लिए किया जाता है और अधिकांश समय मछली पकड़ने के गियर में फंस जाती है। शोध अभी के लिए किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों टीम और संरक्षण कदमों का अध्ययन करने के लिए डेटा का उपयोग करने जा रही है, जिन्हें कोरल पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए लिया जा सकता है, क्योंकि ये शिकारी उन पर भरोसा करते हैं। अब यह सर्वेक्षण पूरा हो गया है। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि शार्क का नुकसान रीफ पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को कैसे अस्थिर कर सकता है। एक समय जब कोरल क्लाइमेट चेंज के वजह से जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो रीफ शार्क को हम खो सकते हैं। इस तरह के अध्ययन इस बात पर प्रदर्शित करते हैं कि हम एक चेतावनी संकेत की तरह ले सकते हैं और कितनी गंभीरता से हमें उन्हें बचाने के लिए और अधिक गंभीरता से लेना आवश्यक है, और उसी तरह से संघर्षशील आबादी को इन रीफ पर वापस भेजना है जहां उन्हें ऐतिहासिक रूप से पाया जाता था। आप सभी का शुक्रिया। हमारी यंग टीम बहुत मेहनत से ये पॉडकास्ट बना रही है और आगे भी बनाती रहेगी। और अगर आपको हमारा यह काम पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारी मदद करने के लिए आप पेट्रियन से हमारी सहायता कर सकते हैं। और भूलना नहीं, EIA 2020 ड्राफ्ट का ऑब्जेक्शन मेल भेजने के लिए आपके पास केवल 2 ही दिन है, तो कृपया करके आप मेल भेजिए। बाकी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।